हेलो दोस्तों, आप सबों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरा जाए। आप में से बहुतों को पता है, लेकिन जो भी नए जो जिनका सिलेक्शन पहली पहली बार हुआ है उनके लिए ये बहुत ही काम की वीडियो हो सकती है। दोस्तों, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसका हिंदी में मतलब होता है सत्यापन फॉर्म। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको लेकर कोई भी यदि जानकारी है, कोई भी विवरण है, तो आपको उसे एज इट इज दूध की तरह एकदम, क्या बोलो, क्रिस्टल पानी की तरह साफ साफ लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मतलब कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, मतलब हुई है, यदि आप कोई चीज़ किए हैं तो आप उसे ये सोच के आप मत लिखिए कि मतलब ये मैं लिख दूंगा तो मेरा जॉब चला जाएगा, क्या नहीं। यदि हो सकता है यदि आप वो चीज़ मेंशन करो तो आपका जॉब ना चला जाए, लेकिन यदि आप वो चीज़ मेंशन नहीं करोगे और वो चीज़ आपके साथ हुआ है, ठीक है ना, तो आपका जॉब जाएगा, इसकी गारंटी है। बहुत दोस्तों का जो डर के जिन पे के नाम पे कभी केस हुआ है, कभी तो वो डर से मतलब पहली पहली बार में वो उसको लिखते हैं नो। लेकिन वो चीज़ आपको भरना है, केस होने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता है, लेकिन वो सब चीज़ें आपको यहाँ एकदम सत्य बताना होगा। यदि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप भारत सरकार को आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो भी चीज़ें हैं, यदि हुई हैं तो हुई हैं, नहीं हुई हैं तो नहीं हुई है। आपको बिल्कुल सच सच, अब ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो सब सारे फॉर्मेलिटी चलता है, बिल्कुल नहीं। ये सबका डबल डबल वेरीफाई होता है। तो आपको इसमें बिल्कुल एकदम से मतलब क्या कहूँगा कि आपको एकदम सही भरना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बहस ना करते हुए। सबसे पहले आपको अपना पोस्ट भरना है। यदि आप किस पोस्ट के लिए हैं, यदि इंस्पेक्टर के लिए इंस्पेक्टर, हवलदार के लिए हवलदार, यदि आप एलडीसी के लिए एलडीसी, किसी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए एएसओ के लिए हैं तो एएसओ, जो अपना पोस्ट है भरिएगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर भरिएगा और यहाँ पर अपना ऑल इंडिया रैंक भरिएगा। फिर यहाँ पर देखिए वार्निंग, वार्निंग में क्या कहा गया, द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देखिए कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन, यानी कि दबा रहे हो आप, कोई चीज़ आपके साथ हुआ है, आप उसे जबरदस्ती दबाना चाहते हो, ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई भी तथ्य का, इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। यदि आप किसी बात को यदि गलत देते हो, गलत इन्फॉर्मेशन देते हो या फिर कुछ कम करके देते हो, दबा के देते हो, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक फॉर्म होगा, इससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एंड इज लाइकली टू रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। इसीलिए आपको जो भी लिखना है, आपको ये नहीं डरना है कि मेरे ऊपर किसी ने केस किया है तो मेरा जॉब चला जाएगा। भाई, उससे तेरे ऊपर केस होने से तुम दोषी नहीं हो जाते हो। तेरे ऊपर केस हुआ है, लेकिन तो फिर तुम लिखोगे कि हाँ मेरे ऊपर केस हुआ है। यदि वो तुम लिखोगे तो तेरा जॉब नहीं जाएगा, लेकिन यदि तुम नहीं लिखोगे तो तेरा जॉब जाएगा। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो ले लेना है। इफ, दूसरा नंबर, डिटेन्ड, अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, बाउंड डाउन, फाइंड, convicted, debarred, acquitted, etc. subsequent to the completion and submission of this form, मतलब जब तक आप इस फॉर्म को भर रहे हो, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information। मतलब ये बोल रहा है, यदि आप ये अटेस्टेशन फॉर्म करके आप जमा कर दिए हो, ठीक है, उसके बाद भी यदि इन सब चीज़ों में से, यहाँ पर जितनी भी मेंशन चीज़ें हैं यहाँ तक, इनमें कुछ भी यदि होता है तो आपको जिस भी अथॉरिटी को आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट किए हैं, फॉर्म भरने के बाद भी आपको उन्हें इंटीमेट करना होगा कि अभी मेरे साथ ये केस हो गया है, अभी मुझे पुलिस ने बुलाया था, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर मतलब बताना होगा। और यदि आप नहीं बताते हो, इससे माना जाएगा कि आपका मतलब आपने वो फैक्ट दबाने की कोशिश की है या फिर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। यदि फॉर्म भर भी चुके हैं और यदि आपके साथ कुछ घटना होता है, वैसे अनहोनी हो जाती है, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। इफ द फैक्ट दैट false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice at any time during the service of a person, his
और हर सर्विस वुड बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड। आप इवन दो आप यदि आप जॉब में भी हो ना, और इन ऊपर में जो है ऊपर लिखित कोई भी उल्लेखित चीज़ों में से कुछ भी आपके लाइफ में घटित होता है, तो आपको इमीडिएटली अपने ऑफिस में अपने जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यदि आप इन्फॉर्म नहीं कीजिएगा ना, तो आपको जॉब लगने के बाद भी आपका जॉब चला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या भरना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नाम भरना है, जो भी है, ठीक है, विथ अलाइसेस, यानी कि आपके उपनाम। यदि आपके कोई उपनाम भी होंगे ना, किन्हीं किन्हीं का होता है कि मेरा नाम ये है, फिर उपनाम ये है, तो पर उपनाम आप तभी भरिएगा यदि वो उपनाम आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स वगैरह वगैरह में भी यदि आप उनका जिक्र किए हुए हैं ना, तभी आप वो भरिएगा। और यदि आप उनमें नहीं भरे हैं और केवल इसमें भरिएगा, तो फिर आपको उसके रिलेटेड आपको उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। और यदि आप डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाओगे, तो फिर वो आपके लिए क्या कहेंगे, आप ही के लिए वो मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसीलिए आप उतना ही भरिए जितना अपने पास डॉक्यूमेंट है। तो अपना पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल। आप जहाँ भी रहते हो, यदि आप जॉब करते हो, कहीं पे बाहर रहते हो, देखिए, यदि आप कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, यदि आप कहीं मान लिया आपका घर बिहार में, आप दिल्ली में कोई कॉलेज कर रहे होते, यदि आप कहीं मतलब कुछ ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर आपका सबूत है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस को छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, यार यहाँ का एड्रेस क्यों लिखूँ, मैं अपना घर का ही एड्रेस दे देता हूँ। ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एड्रेस लिखने से कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन आपने यदि गलत एड्रेस लिख दिया, ठीक है, आप रहे कहीं और हो, ठीक है, अभी आप प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हो, मान लो मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं घर का एड्रेस दे दूंगा, तो बिल्कुल मैं पकड़ूंगा। और यदि मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे आगे का सारा जॉब चला जाएगा, और इनफैक्ट ये प्रेजेंट जॉब भी चला जाएगा। तो आप ठग नहीं सकते हो। तो इसलिए आप सच सच बोल दो, आपके एड्रेस लिखने से आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर आपका होम एड्रेस, कि आपके घर का क्या पता है, आप इसमें पूरा लिख दोगे, ठीक है। इसमें आपको जो भी चीज़ें आती हैं वो आप लिख दोगे। फिर इफ़ ओरिजिनली अ रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, अर्शवाइल ईस्ट पाकिस्तान, मतलब पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। यदि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के निवासी थे, ठीक है ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा येस और नो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ का होगा, यदि एक आध हो भी जाए तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि आपको वहाँ जिस जगह पे रहते थे उसका पूरा पता लिखना पड़ेगा, और आपको ये दर्शाना होगा कि आप इंडिया में कब माइग्रेट करके आ गए। ये केस उन लोगों पे ज़्यादा हो सकता है जो इधर पाकिस्तान बॉर्डर में हैं, और उधर जो कुछ वेस्ट बंगाल बॉर्डर में है, कुछ असम बॉर्डर में है, उन दोस्तों के लिए ये चीज़ शायद लागू हो सकता है किसी किसी के लिए। फिर देखते हैं चौथे नंबर में क्या है, पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विथ पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम। एक बार में, मतलब एक समय में, यदि आप किसी भी जगह 1 साल से ज़्यादा समय बिताए हैं, ठीक है ना, एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों में, इन केस ऑफ स्टे अब्रोड, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स शुड बी गिवन। ये कह रहा है कि आपके 21 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद या पिछले 5 सालों का, यदि आपको मान ले मेरा उम्र 18 साल है, ठीक है, तो मैं पहले 5 साल वालों को भी दूंगा। यदि आपका 21 साल हो गया है तो मैं पिछले 5 साल का ही दूंगा। तो पिछले 5 सालों का या फिर 21 साल पूरा होने के बाद, ठीक है, 21 साल पूरा होने के बाद आप जहाँ कहीं भी हो, ठीक है, देखिए, यदि आपका मान लिया 28 साल हुआ है, तो आप 21 साल के बाद जहाँ जहाँ भी रहे हो, एक बार में, एक समय में, 1 साल से ज़्यादा उन स्थानों का नाम आपको लिखना पड़ेगा। और यदि आपकी उम्र मान लो मेरे अभी 20 साल ही है, 18 साल में जॉब होता है, किसी किसी बंदे का होता है कि 19 साल में, 18 साल में जॉब लग गया, तो आप 21 साल से पहले पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ रहे थे, और यदि आपने 1 साल से ज़्यादा रहा है तभी आपको लिखना होगा, और नहीं तो नहीं। यदि मान लो आप, मैं बिहार का लड़का हूँ और मैं दिल्ली कोचिंग करने गया हूँ, ठीक है,
तो यदि आप नहीं भी लिखते हो, नहीं भी मेंशन करते हो, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं आप यदि कोई एक कोर्स कर रहे हो 1 साल का, कोई एक ऐसा कोर्स है जैसे जैसे मैं दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी में मैं 2 साल का डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कोर्स कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको वहाँ मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। जहाँ सबूत है, जहाँ सबूत है वहाँ आप मेंशन करोगे, और जहाँ नहीं है उसे नहीं भी करोगे दिक्कत नहीं, लेकिन कर देना। यदि कहीं भी तुम 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो कर देना, क्योंकि आपके मेंशन करने से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। और इसमें आपको पूरा एग्जैक्ट डेट नहीं लिखना है, आप किस ईयर से किस ईयर तक, जैसे मैं मान लो 2020 से 2021 तक था, तो आप यहाँ 2020 लिखोगे, यहाँ 2021 लिखोगे, ठीक है। आप कहाँ जहाँ रहते थे वहाँ का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो किस जिला में पड़ता है वो भी देना पड़ेगा। फिर इसमें आपका पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं, आपके पिता, माता, पत्नी, पति, भाई, बहन, जो भी हैं आपके रिलेटेड, उनका सारा, उनका नाम देना पड़ेगा, उनका नेशनलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। बाय बर्थ और डोमिसाइल, मतलब किसी भी प्रकार से जो भी नेशनलिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, ठीक है। इफ यदि एम्प्लॉयड हैं तो उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका ऑफिस का एड्रेस क्या है, उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, ठीक है। और यदि वो मर गए हैं, यदि वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, तो उनका जो अंतिम, जहाँ उनकी अर्थी उठी थी, अंतिम एड्रेस जो भी था वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस या फिर उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा। यदि आपके फादर का जो होगा वो आप लिखिएगा। इसमें एक ही चीज़ का दिक्कत आता है, वो जो है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में आप जिस भी जिला के में पढ़ते हो, आप उस जिला का भी नाम लिख दोगे, या फिर आपका नियरेस्ट सिटी का भी नाम लिख दोगे तो चलेगा। इनफैक्ट आप अपना गांव का भी नाम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आप कोई भी है, या तो अपना गांव लिख दीजिए, या फिर अपना थाना लिख दीजिए, या फिर अपना नियरेस्ट सिटी लिख दीजिए, या फिर कोई ज़िला लिख दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो भी है आपको यहाँ पर सच सच लिखना है, कोई भी किसी प्रकार का झूठ नहीं पेश करना है। उनका जो भी अभी प्रेजेंट एड्रेस है, वो जहाँ भी रहते हैं, यदि शादीशुदा हो गए हैं, यदि बहनों का, यदि वो ससुराल चले गए हैं, तो उनका ससुराल का ही एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ वो जिस भी जगह पर रह रहे हैं, उनका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो दीजिएगा। यदि वो ससुराल में भी है और मान लो बेंगलोर में जॉब करते हैं, तो आप बेंगलोर का ही एड्रेस दीजिएगा, ना कि आप ससुराल का एड्रेस दीजिएगा। फिर 5वां नंबर क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विथ रिगार्ड टू सन्स and or daughters in case they are studying or living in a foreign country। यदि आप या आपके बच्चे विदेश में रहते हों या फिर रह चुके हों, तो उनका आपका जो भी डाटा है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम होंगे, यदि होंगे भी तो गिने चुने होंगे जो विदेश में रहते हों। अब विदेश में रहते हों, एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो एक हास्यास्पद ही बात होगी। फिर यहाँ पर आपकी नेशनलिटी लिखनी है, यदि आप इंडियन लिख दीजिएगा जो भी है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, पूरा डेट, मंथ, ईयर से, आपका प्रेजेंट एज कितना हो रहा है, आपके मेट्रिकुलेशन के समय आपका एज कितना था। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो आप प्लेस ऑफ बर्थ में अपना गांव का नाम लिख सकते हैं, अपना थाना का नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अपना जिला और अपना स्टेट का नाम लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप किस जिला और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके पिताजी वास्तव में कहाँ से बिलोंग करते थे। मान लिया आपके पिताजी दिल्ली में जॉब करते करते दिल्ली में सेटल हो गए, और मान लो बिहार के किसी एक जिला से बिलोंग करते थे, तो आपको बिहार के उस जिले का नाम और स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। फिर आपका धर्म क्या है, आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और एनी, मतलब हाँ, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस या फिर नो यहाँ पर करना पड़ेगा। 10 नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर ऑफ एज, यानी कि आपके 15 साल की उम्र के बाद आप जहाँ जहाँ भी शिक्षा ग्रहण किए हो और कितनी अवधि तक वहाँ आपने रुका उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उस चीज़ों को आपको उस जो भी आपका जो क्या बोलेंगे शिक्षण स्थली था, जो भी आपका शिक्षण इंस्टीट्यूट था, उनकी पूरी एड्रेस सहित आपको यहाँ पर मेंशन करेगी जो आप 15 साल के एज हो। मान लीजिए आप किसी एक ही स्कूल से आप बोर्ड मतलब मैट्रिक तक पढ़े हो,
तो आपका वो मैट्रिक वाला स्कूल आ जाएगा, मतलब 9-10 आ जाएगा। यदि आपका 15 साल में 9 आ रहा था 9-10 8, यदि 15 साल में 8 क्लास में हो तो 8 क्लास से कर देना। यदि आपने 8 क्लास तक तो किसी दूसरे स्कूल से पढ़े, फिर उसके बाद अब मैंने मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया, तो फिर आपने जहाँ से मतलब 15 साल वाला उम्र शुरू हुआ है वहीं से लिखिएगा। आप ये उधर स्कूल का प्री स्कूलिंग वाली चीज़ों को नहीं लिखिएगा। आप जहाँ से 15 साल के बाद और उसका अवधि कितनी है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी नेम ऑफ स्कूल है उसका पूरा एड्रेस के साथ, और यहाँ एंट्रिंग और लिविंग में आप केवल ईयर लिख दीजिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। मान लो मैं 2014 को एंट्री किया, तो ऐसा नहीं कि मैं 14 फरवरी 2016 को एंट्री लिया, ऐसे नहीं, 2016 से 2018 इस प्रकार से, ठीक है। और आपने वहाँ पर कौन सा एग्जाम पास किया, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर 11 नंबर क्या बोलता है, आर यू होल्डिंग or have any time held an appointment under the central or state government or a semi government or a quasi government body or an autonomous body or a public undertaking or a private firm or institution, if so give full particular with date of employment up to date। मतलब आप जिस दिन इस फॉर्म को भर रहे हैं तब तक आपके मतलब रोजगार की क्या स्थिति है। यदि आप किसी केंद्रीय संगठन में, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकार या क्वासी गवर्नमेंट या कोई भी मतलब ऑटोनोमस बॉडी हो या फिर कोई पब्लिक अंडरटेकिंग हो, पीएसयू वगैरह हो, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में भी आप यदि जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर फुल डिटेल देना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त करते हैं कि छुपाते हैं, नहीं, देखिए जब भी आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर मतलब जॉब करते हो, आपका प्रायन और आयन नंबर एनपीएस के लिए मतलब जमा होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो प्रान नंबर होता है, एक चीज आता है, जब आपका सैलरी आएगा ना, सबसे पहले आपका प्रान कार्ड बनेगा, फिर आपको सैलरी आएगा। तो जब आप क्या बोलेंगे, हाँ, वो जो प्रान कार्ड होता है वो यूनिक होता है। यदि आप यहाँ से वहाँ जॉब छोड़ के जा रहे हो और आप बता नहीं रहे हो, तो फिर आपका वहाँ जब सैलरी बनेगा तो आपको प्रान कार्ड इशू करने के समय में वो दिक्कत आएगा। इसीलिए आप ये सब सारा जो है ना बिल्कुल सच सच बता दीजिएगा। If the previous employment was under Government of India, a state government, an undertaking owned or controlled by the Government of India or a state government, an autonomous body, university or local body, जो भी है आपको मेंशन करना पड़ेगा। If you had left service on giving a month's notice under Rule 5 of Central Civil Services Temporary Service Rules 1965 or any similar corresponding rules were any disciplinary proceedings मतलब यदि आप कोई भी डिसिप्लिन भंग किए हो ऑफिस का काम का, तो उसमें यदि आपको कोई भी मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी फाइल मतलब पुटअप हुआ हो, कोई भी आपके उसका लेटर लिखा गया हो, तो होता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। वर फ्रेम्ड अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट यदि हुआ है तो, और हैड यू बीन कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट इन एनी मैटर, किसी भी मैटर में यदि आपको वो मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आपको बुलाया गया हो, ठीक है, एट द टाइम यू गेव नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ठीक है, और एट ए सब्सिक्वेंट डेट बिफोर योर सर्विस एक्चुअली टर्मिनेटेड। देखिए जब भी आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं ना, तो आपको रिजाइन, आप ऐसे नहीं कि मतलब सर मैं रिजाइन करता हूँ, लेटर दे दिया रिजाइन हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप प्रॉपर आप 1 महीना पहले जब भी आप जॉब छोड़ना चाहते हैं ना, उसके 1 महीना पहले आपको आपके जो भी अथॉरिटीज होगा उनको आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, उन्हीं की सूचना देना पड़ेगा कि मैं अगले 1 महीना बाद मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसी तरह से रिजाइन कर सकते हो। आप इमीडिएटली आके बोलोगे नहीं मुझे जॉब छोड़ना है, तो ऐसे नहीं होता है। तो यदि आप जो इंटीमेशन दिए हो उस 1 महीना के अंदर यदि आपको कोई भी मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी यदि काम मतलब ऑफिस में चला है, कोई भी प्रोसीडिंग्स चला है, कोई भी मतलब हुआ है, यदि आपको कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुला गया, यदि आपने कुछ भी गलत किया है, तो आपको यहाँ पर उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए ये वाला में बहुत सारे बच्चे ना छुपाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी मत छुपाइएगा, जो भी है एकदम साफ साफ लिख दीजिएगा। बोलते हैं हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हो? यदि हाँ तो बिल्कुल हाँ कीजिएगा, और ना तो ना। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड,
क्या आप पे कभी कोई केस चला है, मतलब आप पर कोई मुकदमा चला है? यदि हाँ तो आपको लिखना पड़ेगा। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, यानी कि कभी आप पुलिस के मतलब नज़रबंद में रहे हो? यदि आपको पुलिस की नज़रबंदी में रखा गया तो उसे हाँ करना होगा। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, बाउंड डाउन का मतलब होता है कि कोई भी ऑफिसर होता है, मान लो आपका कोई आईएएस अफसर है, एसडीओ है, डीसी है, या फिर कोई भी जज है, वो आपको क्या, आपको कभी किसी चीज़ के लिए बुलाया है क्या? कभी किसी चीज़ को लेकर मतलब आपको बोलने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया है क्या? ये चीज़ होता है। हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आपको किसी कोर्ट से आपको दंड मिला है? हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, आप किसी भी अपराध के क्या कभी दोषी हुए हो? बोलते हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रस्टिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन। हैव यू एवर बीन डिबार्ड, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। यदि आपको कहीं भी डिस्क्वालीफाई किया गया, डिबार किया गया, तो उसे आप मतलब प्रॉपर उसे आप लिखोगे और उससे रिलेटेड आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप सबूत सहित पेश करोगे। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, यदि कोई भी केस पेंडिंग है आपके ऊपर तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। इन इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, यदि हाँ तो लिखना पड़ेगा। वेदर डिस्चार्ज, एक्सपेल्ड, विदड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज, ठीक है। यदि कहीं से भी आप डिस्चार्ज किए गए हो, एक्सपेल किए गए हो या विदड्रॉ किए गए, निकाले गए हो, मतलब किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज, यदि गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, यदि कहीं से आपको निकाला गया है, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज किया गया, एक्सपेल किया गया, तो आपको सबको कुछ भी आपके साथ इन सब चीज़ों में से हुआ है तो आपको उसको हाँ को हाँ ही लिखना है, छुपाना नहीं है। इफ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चंस इज येस, गिव फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस, अरेस्ट एंड डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस, punishment, etc., and or the nature of the case pending in the court, university, educational authority, etc., at the time of filling up this form. Please also see the warning at the top of this attestation form. A specific answer to each of the questions should be given by striking out yes or no, ठीक है, उसको टिक मार के आपको देना पड़ेगा। नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी को भी दे दिए, मेरे चाचा को, मेरे ताऊ को, या फिर किसी को आयरे गैरे नथु खैरे को नहीं देना है। ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन, आप जिन भी व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति जो अच्छे हों, एक रिस्पॉन्सिबल हों, उन दो लोगों का नाम यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा, उनका पूरा पता दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर दीजिएगा। इनमें क्या होगा कि आपके यदि इनके आपके जो भी प्रोवाइड किया हुआ डाटा है उनमें उन्हें ज़रा भी संदेह होगा तो आप उन लोगों से कांटेक्ट करके आपका डाटा को मतलब सत्यापित करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ हमेशा जेन्युइन लोगों को देना, आप हमेशा घर वाले लोगों को कभी मत देना, और अपने जो है ना, जो इंसान आपसे जलते हैं उन्हें भी मत देना। जो मतलब जेन्युइन बंदा हो, जो मतलब कभी अपने मतलब इंटीग्रिटी वाला इंसान हो, जो मतलब आपकी बात को मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति है मतलब सच को सच बोलने का मद्दा रखता हो, वैसे ही लोगों को दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बाद में ऐसा कुछ होगा तो नहीं, मतलब कहने करते हैं कि मान लीजिए कभी कोई ये आपके अगेंस्ट बोल भी दिए तो इससे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि उनके एक बात मात्र से आप कोई दोष नहीं हो जाते हैं, एक किसी एक के कहने मात्र से नहीं होता, तो उन्हें डरना भी नहीं है। बट हाँ, कोशिश कीजिएगा कि जेन्युइन लोगों को ही दिया जाए। I certified that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under government. Signature of candidate, date and place. Okay, thank you.